बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद तैयब इकबाल, योर इंग्लिश टीचर। अब तक हम प्रॉस 2 का सेकंड हीरो शुरू कर चुके हैं, हिच हाइकिंग क्रॉस द सहारा डेजर्ट। तो पेज 125 है, वहां से हम शुरू करते हैं। ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज हिच हाइक टू साउथ इन द लेजरली मैनर दैट वॉज सो टिपिकल ऑफ द डेजर्ट। अभी जो हमने पढ़ा था वो बुसादा से गर्दाया तक का सफ़र कर चुका है, तो गर्दाया से उससे आगे उसने अब सफ़र का आगाज़ करना है। ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज हिच हाइक टू द साउथ इन द लेजरली मैनर दैट वॉज सो टिपिकल ऑफ द डेजर्ट। उसने जनूब की तरफ अपने उस लेजरली मैनर, आरामदेह अंदाज में सफ़र को जारी रखा जो सहराई सफ़र की खसूसियत थी। On the day of his arrival, he discovered that there was a truck due to leave at once for Algolia. तो जिस दिन वो गर्दाया के मुकाम पर पहुंचा था, उसी दिन उसको मालूमात मिल गई थी कि यहां से एल्गोलिया की जानिब एक और ट्रक जाने वाला है। तो ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल, अपनी आमद के दिन उसे पता चला कि एक ट्रक एल्गोलिया की तरफ फौरी तौर पर रवाना होने वाला है। दिस ट्रक वॉज अ न्यू एंड पावरफुल वन। ये ट्रक जिसमें बैठकर उसने एल्गोलिया जाना था, ये नया था और बहुत ही ताकतवर किस्म का ट्रक था। एंड कैरीड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, और उसमें तमाम किस्म की अशिया। गुड्स ये नाउन है और इसका मतलब होता है ऐसी अशिया जिनकी फरोख्त की जाती, तिजारत की जाती है। और गुड्स का मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है और गुड सिंगुलर होगा। गुड एडजेक्टिव होता है और गुड्स नाउन है। और उस ट्रक में तमाम किस्म की अशिया थी। डैश के बाद आगे वजाहत लिखी हुई है गुड्स कौन कौन सी अशिया थी। पेन्स एंड नीडल्स, सेविंग मशीन्स, पॉट्स एंड पैन्स, मशीन पार्ट्स, ये वो तमाम अशिया थी जो वहां पर उस ट्रक में मौजूद थी। कौन कौन सी थी? सुइयां, सलाइयां, सलाई की मशीनें, बर्तन छोटे बड़े, जितने पॉट्स एंड पैन्स लिखा हुआ है तो छोटे बड़े सारे बर्तन और मशीन के पुर्जे उसमें मौजूद थे। इट वेट 10 टन्स, और उस ट्रक का मजमूई तौर पर वजन 10 टन था। एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं और वो उस ट्रक का वजन 10 टन था। For about 10 miles outside the town, the road continued. सफर का आगाज होता है और 10 मील ऐसे ही चलते रहते हैं और एक सड़क मौजूद थी वहां पे। 10 मील सफर करने के बाद जब उस इलाके से बाहर निकले तो सड़क मौजूद थी। Then it stopped. It यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा उस रोड को, और उसके बाद सड़क का नामो निशान खत्म, यानी सड़क खत्म हो गई। The route lay across an apparently trackless desert. और आगे जो रूट, सड़क यानी थी ही नहीं, जो रास्ता था आगे, रूट मींस रास्ता यहां पे लेंगे, तो आगे जो रास्ता था वो बज़ाहिर एक ट्रैकलेस, ट्रैक मींस सड़क, लेस लग गया, लेस हमेशा नेगेटिव यूज किया जाता है। तो ट्रैकलेस डेजर्ट, ऐसा डेजर्ट जिसमें आगे सड़क का नामो निशान मौजूद ना था, आगे रास्ता बज़ाहिर बगैर सड़क के था। Nonetheless, इसके बावजूद, nonetheless the driver named Hentout, ड्राइवर का नाम Hentout था, picked his way with uncanny skill, और उसके बावजूद जो ड्राइवर था उसने एक पुरइसरार, अनकैनी, पुरइसरार किस्म की महारत के जरिए अपना रास्ता बरकरार रखा। यानी उसको, जैसे कबूतर होते हैं, कबूतर में नेचुरली एक मैग्नेटिक सिस्टम लगा होता है कि जहां मर्जी उनको छोड़ दें वो वापस अपने पिंजरे तक पहुंच जाते हैं। तो यूं लगता था कि जैसे उस ड्राइवर हैंटाउट में भी अल्लाह ताला ने एक मैग्नेटिक सिस्टम लगा दिया कि कोई सड़क, कोई रास्ता, कोई नक्शा मौजूद नहीं है, और हैंटाउट इसके बावजूद अपने रास्ते पर सही अंदाज में चलता जा रहा था। इट वॉज डिफिकल्ट ट्रैवलिंग, ये बहुत ही एक मुश्किल किस्म का सफर था। एट टाइम्स, बास औकात, द सैंड बिकेम टू सॉफ्ट टू बियर द वेट ऑफ द हैवी ट्रक। इस लाइन को हम दो अंदाज में डिस्कस करते हैं। पहला इसका तर्जमा देखते हैं।
बास औकात रेत इतनी नरम होती कि वो उस भारी ट्रक का वजन ना उठा सकती। समटाइम्स आपने शायद मूवीज में देखा हो या नेट पे अक्सर वीडियोस हम देखते हैं, उसे कहते हैं क्विक सैंड, कि रेत पर चल रहे हैं, एकदम आदमी रेत में धंस जाता और अंदर चलता है। दैट वाज नॉट दलदल, वो दलदल नहीं होती वो, लेकिन वो दलदल जैसी होती है, ठीक है। उसको जैसे होता है ना पानी, दलदल वाला पानी, उसको बॉग वाटर कहा जाता है। लेकिन जिस रेत होती सिर्फ और नरम हो, इस पे घुस जाता है ऐसे, उसे क्विक सैंड कहा जाता है। तो वो जिस जगह पे आप वो ट्रक लेके जा रहे थे, दैट वाज द एरिया ऑफ क्विक सैंड्स। तो जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं तो ट्रक उस रेत में धंस जाता है। तो एट टाइम्स द सैंड बिकेम TOO2। जब भी TOO2 के बाद हम मजीद कोई वर्ब इस्तेमाल करना चाहें तो हमेशा वो इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी। इन्फिनिटिव कहते हैं टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म को। तो बास औकात रेत इतनी नरम होती कि भारी ट्रक का वजन ना उठा पाती। इट वॉज द नेसेसरी टू स्टॉप एट वंस। और जैसे ही ड्राइवर को अंदाजा होता कि गड़बड़ हो गई है और ट्रक धंसने लगा तो फौरन वो ट्रक को रोक देता, मजीद रेस एक्सेलरेटर ना दबाता वो। इट वॉज देन नेसेसरी टू स्टॉप एट वंस। तो फौरी तौर पर उसको रोक लेना मुनासिब था, लाजिम था। इफ द व्हील्स हैड बीन अलाउड टू स्पिन, अगर पहियों को यूं ही घूमने दिया जाए, यानी कि ट्रक फंस चुका है, रेत में धंस रहा है, और हम उस ट्राई करें कि उसको स्पीड के साथ निकालने की कोशिश करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। कि बल्कि अगर हम तेज रफ्तारी दिखाने की कोशिश करेंगे तो पहिए वहीं पर खड़े होकर स्पिन करेंगे, घूमते रहेंगे और वो ट्रक मजीद गहरा धंसता चला जाएगा। इफ द व्हील्स हैड बीन अलाउड, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हो गया। If the wheels had been allowed to spin, they would have dug themselves deeper. ये कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल है। इफ क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसका जो मेन क्लॉज दूसरा क्लॉज बनेगा उसमें वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल की गई है कि अगर पहियों को यूं ही घूमने दिया जाए तो वो और गहरे धंसते चले जाएंगे। 10 foot strips of steel mesh were dragged from the truck and placed together to make a runway for the wheels to bite on as the truck moved. चूंकि इन ट्रक्स ने सहरा में चलना है, इसलिए ये उस मुनासबत से क्या करते थे, 10-10 फुट लंबी लोहे की जो जालियां हैं वो अपने साथ रखा करते थे, ताकि जैसे ही अंदाजा हो कि ट्रक फंसने वाला है वो उसके पहियों के नीचे उन जालियों को बिछा देते हैं और पहिया जब उन जालियों पर हल्का सा मूव करता है वो रेस से ऑटोमेटिकली बाहर निकल आता है। तो ये वो तरीका इख्तियार करते थे। तो इस लाइन का मतलब मफहूम ये बनेगा कि 10 फुट लंबी वो लोहे की जालियां वो ट्रक के ऊपर जो पड़ी होती है घसीट के निकाला जाता और एक रनवे बनाया जाता, पहियों के साथ एक छोटा सा ट्रैक बना लिया जाता, रनवे बना लिया जाता, ताकि पहिए उन जालियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें। ऑन एज द ट्रक मूव, और फिर ट्रक उसके ऊपर हरकत कर सके। व्हेन इट रीच्ड harder ground, the strips were collected up and dragged forward to the waiting truck. और जब अंदाजा हो जाता कि अब रेत जरा सख्त आ गई है और उसके ऊपर ट्रक, वजनी ट्रक आगे चल सकता है, तो फिर उन जालियों को इकट्ठा किया जाता और फिर से लाके ट्रक के ऊपर रखा जाता, जो ट्रक आगे उनका इंतजार करता होता। जब ये कदरे सख्त जमीन पर पहुंच जाता तो उन लोहे की जालियों को, उन टुकड़ों को इकट्ठा करके आगे इंतजार करते हुए ट्रक पर लाके लाद दिया जाता। Christopher performed useful service in helping the greaser with his arduous operation. और क्रिस्टोफर ने भी, जो ग्रीजर कह लें आप उसको हेल्पर कह लें, उसने बहुत ज्यादा मदद, क्रिस्टोफर ने भी हेल्पर की, उस ग्रीजर की बहुत ज्यादा मदद की उस मुशक्कत तलब काम में। तो इन दो पैराग्राफ्स में से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं सिनोनिम के एतबार से जो अहम है, उनके मीनिंग्स हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो ऊपर वाले पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट वर्ड से अनकैनी, एक पुर इसरार किस्म की जो स्किल उसमें मौजूद थी, एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग इसके सिनोनिम्स हैं। सेकंड वर्ड था रूट, मींस पाथ, उसका जो रास्ता था, रूट, पाथ, कोर्स, पैसेज और ट्रैक। नेक्स्ट वर्ड है टिपिकल, मखसूस किस्म का, पर्टिकुलर और कैरेक्टरिस्टिक, वेग, गैर वाज़ेह, जिसको हम एम्बिगुअस कह सकते हैं, अनक्लियर, इनडेफिनिट, इनएक्सप्लिसिट, ऑब्सक्योर। नेक्स्ट वर्ड है लेजरली, इसके सिनोनिम्स में रिलैक्स्ड, टार्डीली और कंफर्टिंगली। नेक्स्ट वर्ड है अपीरेंटली, इसके सिनोनिम में सीमिंगली, जिसे कहते हैं बज़ाहिर, ज़ाहरी तौर पर, लाइकली, ऑब्वियसली, एविडेंटली। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैक लेस, ट्रैक रास्ता, लेस लग गया, नेगेटिव वर्ड बन गया, बगैर किसी रास्ते के, ट्रैकलेस, पाथलेस, अनट्रॉडन, इम्पेनिट्रेबल, जिस पर से नहीं गुजरा जा सकता। तो दूसरे पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनके सिनोनिम भी देख लें। आर्डुअस मींस थका देने वाला, लेबोरियस, टफ, टैक्सिंग, एग्जॉस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है बाइट ऑन, बाइट ऑन जो ग्रिप कर लेना किसी चीज के ऊपर, ग्रिप और डग। मैश, नेक्स्ट वर्ड है जी मैश, वैसे तो कुछ चीजों को आप मिक्सअप कर देना भी मैश हुआ करता है, तो यहां पर जो जालियां बुनाई जाती हैं उन्हें भी कहा जाता है मैश, नेट, नेटिंग और फाइबर। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं जी। द ड्राइवर एडेड टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ जर्नी बाय रिलेटिंग details of a recent case in which 3 English people had attempted to cross a part of the desert in a car with only 1 day's water supply। के 3 लोग थे, उन तीनों लोगों ने एक कार के अंदर सहारा को पार करने की कोशिश की। यानी कि वैसे तो या तो टिपिकल किस्म के ट्रक्स चलते हैं या फिर क्या हुआ करता, उसके लिए एक मखसूस किस्म की जीप्स हुआ करती हैं, उनके अंदर बैठ के ये सफ़र किया जाता है। तो एक आम से एक टिपिकल सी कार में बैठ के सफ़र करेंगे तो फिर तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादफ बात हो जाती है। तो सफ़र की बेआरामी में ड्राइवर ने एक ताज़ा वाक़े की तफसीलात सुनाकर और भी ज़्यादा इजाफा कर दिया कि जब 3 इंग्लिश मैन, मीन इंग्लैंड के रहने वाले लोग, तो उन 3 अंग्रेज़ों ने सिर्फ 1 दिन का पानी अपने पास रखा और सहरा को पार करने का इरादा किया। तो 1 दिन का पानी साथ लेकर सहरा का एक हिस्सा अबूर करने की, पार करने की कोशिश की। Their car had become stuck in a sand dune। और बदकिस्मती ये थी कि उनकी गाड़ी रेत के एक टीले में फंस गई। And 3 days later their bodies were found dried up like leaves। और इंतहाई अफसोस की बात यह थी कि उन तीनों अंग्रेजों की डेड बॉडीज पत्तों की तरह खुश्क मिली। They had drained the radiator in their desperate thirst। और जब शदीद प्यास लगी, क्योंकि 1 दिन का पानी पड़ा था वो तो खत्म हो गया, तो मजीद वक्त गुजारने के लिए गाड़ी के रेडिएटर से भी उन्होंने क्या किया, पानी निकाल लिया। उन्हें ड्रेन कहते गल्प, निगलने की, पीने की कोशिश की। तो उन्होंने गाड़ी के रेडिएटर से भी पानी निकाल के अपनी उस डेस्परेट, मायूस कुन प्यास को बुझाने के लिए पानी पिया। एंड वन ऑफ देम ट्राई टू ड्रेन द ऑयल फ्रॉम द क्रैंक केस। और उनमें से तो एक इतनी ज्यादा प्यास की वजह से तकलीफ में मुब्तला था कि उसने गाड़ी के क्रैंक केस में से भी उसका ऑयल पीने की कोशिश की। हैंडआउट had been one of the search party and he spared his listener none of the grim details। हैंडआउट जो इस वक्त ड्राइवर है, ट्रक ड्राइव कर रहा है, ये उन अंग्रेजों को ढूंढने के लिए जो सर्च पार्टीज थी, तलाश करने वाले लोग थे, तो उन तलाश करने वाले ग्रोह में, लोगों में ये ड्राइवर हैंडआउट भी मौजूद था। तो तलाश करने वालों में हैंडआउट भी शामिल था और उसने अपने सुनने वाले यानी क्रिस्टोफर को वो तमाम तर खौफनाक तफसील बताने से बिल्कुल गुरेज नहीं किया। तो यहां तक हमने जो 3 पैराग्राफ्स पढ़े
पिछले दोनों पैराग्राफ्स और ये जो पैराग्राफ पढ़ा, इन में से मखसूस सवालात भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने जो पीछे पढ़ा था पैराग्राफ कि वो एल्गोलिया पहुंचता है, एल्गोलिया में वो ट्रक की कंडीशन कैसे थी, कंडीशन ऑफ ट्रक टू एल्गोलिया, वो सवाल उसका इंपॉर्टेंट था। फिर हमने जब पूछा था कि हैंडटाउट ड्राइवर, जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था, तो उसमें लिखा था हैंडटाउट की स्किल्स के बारे में। तो यहाँ पे भी उसी स्किल का तस्करा किया गया है कि हैंडटाउट में स्किल क्या थी कि वो ट्रैकलेस डेजर्ट में बिल्कुल सही अंदाज में सही डायरेक्शन विदाउट एनी मैप चलता जा रहा था। ये बड़ा अहम सवाल था। और उसके बाद अगले पैराग्राफ में से कि जब वो ट्रक सॉफ्ट सैंड में फंस जाता है, किस तरह से वो ट्रक पर लादी की जालियों को उतारते हैं, पहियों के नीचे बिछाते हैं और उसके बाद ट्रक उन जालियों के ऊपर मूव करता जाता है और सख्त रेत आने के बाद फिर से ट्रक अपना सफ़र जारी रखता है। तो उस पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है, हाउ डिड दे मैनेज टू ड्राइव ट्रक ऑन सॉफ्ट सैंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी जो हमने क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ा उसमें से भी ये सवाल बन सकता है, व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ 3 इंग्लिशमैन हु ट्राइड टू क्रॉस सहारा, कि उन 3 अंग्रेजों ने सहारा को पार करने की जो अटेम्प्ट की थी वो क्या थी, और जिसको ये क्रिस्टोफर पूरा वाकया सुनता है हैंडटाउट से। नेक्स्ट पैरा शुरू करते हैं। द स्टोरी केम वाइविडली टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन द सेकंड मॉर्निंग। वो 3 अंग्रेजों की कहानी, उनकी डेड बॉडीज का मिलना, ड्राइड अप डेड बॉडीज, तो वो कहानी क्रिस्टोफर के जहन में नक्श हो चुकी थी। तो अगली सुबह वही कहानी क्रिस्टोफर के दिमाग पर जो मौजूद थी वो बिल्कुल मुकम्मल तफसील के साथ वाज़े अंदाज में फिर से रिपीट होने लगी। द ग्रीजर announced that one of the goat skin bags of water had burst during the night. गोट स्किन का मतलब बकरी की खाल, जिसको हम पानी का मशकीज़ा कह सकते हैं। चूंकि ये 1956 की बात है, तब कौन से कूलर या ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें पानी महफूज रखा जाता होगा। तो उसने, ग्रीजर ने बताया कि जो हमारे पास 2 गोट स्किन थी जिनमें पानी महफूज रखा हुआ था, तो उन गोट स्किन में से एक जो था वो फट गया है और सारा पानी वेस्ट हो चुका है। इवन इफ एवरीथिंग वेंट वेल, अगर हालात बिल्कुल ठीक भी रहते हैं, द रेस्ट ऑफ जर्नी वुड नॉट बी प्लेजेंट, तो बाकी मांदा सफर खुशगवार नहीं होगा। तो इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो हम डिस्कस करते हैं। रिलेटिंग मींस नरेटिंग, बयान करना, नरेटिंग, डिस्क्राइब्ड और प्रेजेंटेड। नेक्स्ट की वर्ड है स्टक। स्टक के जो सिनोनिम बन सकते हैं वो कॉट, स्टम्प्ड, stranded, lost. Next की word है spared. Spared means exempted, excused, forgave. Next की word है burst, फट जाना, जैसे उसने गोट स्किन है वो burst फट गई थी, तो burst, ruptured, exploded और popped. जी नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। An outpost with a water supply was found on one of Christopher's maps. क्रिस्टोफर के नक्शों में से एक में एक चौकी दरियाफ्त हुई। And they set off towards it. और वो उस सेट ऑफ रवाना होना, चल पड़ना, और वो उस आउटपोस्ट, उस चौकी की जानिब चल पड़े। By dawn, सुबह तक, they had gone 50 miles and dug out 5 more sand dunes. सुबह तक यानी कि उन्होंने शाम को चलना शुरू किया था, पूरी रात चलते रहे और सुबह तक, तो सुबह तक उन्होंने 50 मील का फासला तय किया और 5 रेत के जो तोदे जिनमें ट्रक फंस जाता था वो फिर रेत पर गुजरने के लिए लोहे के जालियां निकाल के रखते और उसके ऊपर ट्रक मूव करता, और इस अंदाज में उन्होंने 5 रेत के टीलों पर से ट्रक को गुजार कर आगे बढ़ाया। क्रिस्टोफर वॉज सिक विथ थर्स्ट। क्रिस्टोफर प्यास से बहुत ज्यादा कह ले के तंग आ चुका हुआ था, सिक विद। एंड टू एड हिज मिजरी, अपनी मुसीबत में मजीद इजाफा करने के लिए, ही हैड जंप्ड बेयरफुटेड फ्रॉम द ड्राइवर्स केबिन ऑन वन ओकेजन। एक मौके पर उसने
ड्राइवर के केबिन से उस तपती हुई रेत पर नंगे पांव छलांग लगा दी। Not realizing the intense heat of the sand, और उसको बिल्कुल अंदाजा ना था, अंदाजा ना लगाते हुए कि वो रेत कितनी शदीद गर्म होगी। It was as if he had jumped into a bed of hot coals. यूं लगा जैसे उसने रेत के गर्म कोयलों पर छलांग लगा दी हो। With a scream of pain, he hopped back into the truck. एक शिद्दत वाली दर्द से भरी तकलीफ जैसे हो कि इंसान दर्द से चिल्लाता है, तो विद अ स्क्रीम ऑफ पेन, एक शदीद दर्द की तकलीफ से चिल्लाते हुए, होप बैक इनटू द ट्रक, वो फिर से छलांग मारी और ट्रक के केबिन में वापस चला गया। इंतहाई कर्ब से चीखते हुए चिल्लाते हुए वो फिर से छलांग लगा के ट्रक के ड्राइवर का जो केबिन होता है उसमें वापस चला गया। मीनवाइल हिज थर्स्ट ग्रू फियर्स, इसी दौरान उसकी प्यास शदीद हो गई। एवरीथिंग इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, और वो बाद में अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है एवरीथिंग वाज डेड एंड ड्राई, हर शय ऐसे जैसे मुर्दा हो, खत्म हो चुकी हो, जल चुकी हो। हर चीज बेजान, खुश्क और गर्म थी। माई माइंड वॉज फोगी, मेरा दिमाग, फोगी लफ्जी में होता धुंधला हो जाना, धुंध हो जाना, तो यहां पे दिमाग पर धुंध से मुराद है कि दिमाग का सोचना समझना बंद कर देना, जिसको आम लफ्ज से माउफ कहा जाता है। माई माइंड वॉज फोगी, मेरा दिमाग माउफ हो गया था। आई वॉज ऑन फायर, ऐसे जैसे मुझे आग लग गई हो, मैं शदीद यानी कि गर्म महसूस कर रहा था। द इनसाइड ऑफ माई हेड फेल्ट ड्राइड अप एंड माई लंग्स हर्ट फ्रॉम हॉट एयर, और मेरा दिमाग खुश्क हो चुका था। ड्राइड अप, ऐसे जैसे मेरे दिमाग में से भी पानी चूस लिया गया हो। माई लंग्स हर्ट फ्रॉम द हॉट एयर, और मेरे फेफड़े गर्म हवा की वजह से तकलीफ में थे। देयर वर टाइम्स व्हेन आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फेंट, ऐसा वक्त भी था जब मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि काश मैं बेहोश हो जाऊं। बट माई हेड वॉज पाउंडिंग, लेकिन मेरा सर धमक रहा था जैसे जोर जोर से कोई हथौड़े मार रहा हो। बट माई हेड वॉज पाउंडिंग विद सच पेन दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस, लेकिन मेरा दिमाग ऐसे हथौड़े जैसे लग रहे हो और उस तकलीफ ने मुझे होश में रखा, यानी कि मैं बेहोश ना हो पाया। तो अब तक के इस पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पाउंडिंग मीन्स वाइब्रेटिंग, थ्रॉबिंग, एक्टिंग। ड्यून, जैसे हमने वर्ड सैंड ड्यून पढ़ा, रेत का तोदा कह लें, छोटा सा एक रेत का पहाड़, तो ड्यून मीन्स माउंट, रिज, पायल। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेन्ड। ड्रेन्ड मीन्स डिप्लेटेड, कंज्यूम्ड, किसी चीज का पी जाना, खत्म हो जाना, कंज्यूम हो जाना। ग्रिम, शदीद तरीन। ग्रिम मीन्स डिप्रेसिंग, फॉरबिडिंग, अनप्लेजेंट। नेक्स्ट की वर्ड है वाइविडली, क्लियरली, बिल्कुल वाज़े अंदाज में, डिस्टिंक्टली, ग्राफिकली, लाइवली। नेक्स्ट की वर्ड है मिजरी। मिजरी मीन अजियत, एगोनी, ट्रबल, डिस्ट्रेस। फियसस, शदीद तरीन हो जाना, मूव वॉयलेंट, इंटेंसर, ब्रूटल। नेक्स्ट की वर्ड है फोगी, धुंधला, गैर वाजे, जैसे फोगी माइंड, माउफ हो जाना दिमाग का, तो फोगी मीन्स ब्लर्ड, क्लाउडी, फजी, डिजी। नेक्स्ट की वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस होता है होश में होना, अलर्ट, अवेक, अटेंटिव। नेक्स्ट पैराग्राफ हम शुरू करते हैं जी। द आउटपोस्ट वॉज डिस्कवर्ड एट लास्ट, वो चौकी जो क्रिस्टोफर के नक्शे पर देखी गई थी, बिल आखिर वो चौकी मिल गई। द आउटपोस्ट वॉज डिस्कवर्ड एट लास्ट एंड इट कंटेन्ड अ वेल फुल ऑफ कूल वाटर, और ये चौकी एक कुएं पर मुश्तमिल थी और कुआं ठंडे पानी से भरा हुआ था। They drank until they could drink no more.
उन्होंने इतना पानी पिया कि मजीद पानी पीने की उनमें हिम्मत ना थी। They certainly needed, यकीनन उनको इस चीज की जरूरत भी थी। The heat was incredible, गर्मी शदीद थी। In the shade, छांव में, of the mud house, उस कच्चे मकान की छांव में, the temperature reached 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि जो दर्जा हरारत था वो 130 दर्जे, ये सेल्सियस मत समझिएगा, ये फ़ारेनहाइट दूसरा स्केल हुआ करता है जिसकी डिग्री ज्यादा हुआ करती हैं। तो छांव में भी जो दर्जा हरारत मापा गया, मेजर किया गया, वो 130 दर्जे फ़ारेनहाइट था। व्हाइल आउट ऑन द सैंड, और अगर उस वक्त जो टेम्परेचर दर्जा रेत पर मेजर किया जाता, द थर्मोमीटर रजिस्टर 165 फ़ारेनहाइट, तो वो दर्जा हरारत 165 डिग्री फ़ारेनहाइट जाहिर कर रहा था, विच इज नियरली 30 डिग्रीज हायर देन द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफिशियली रिकॉर्डेड। और ये दर्जा हरारत तकरीबन 30 दर्जे, वैसे भी रूटीन में हमारे यहाँ भी जो महकमा मौसमियात है, जब वो थर्मामीटर के जरिए हमारे माहौल का दर्जा हरारत चेक करते हैं, वो उस थर्मामीटर को धूप में नहीं लटकाते, वो बरामदे में जहाँ पर छांव होती है वहाँ पर उसको लटकाया जाता है, यानी कि छांव का दर्जा हरारत मेजर किया जाता है, धूप का मेजर नहीं किया जाता। तो इसी तरह उसने कहा कि ऑफिशियली अगर सरकारी तौर पर दर्जा हरारत मापा जाता वो तकरीबन 130 डिग्री था, लेकिन हकीकत में उस वक्त जो दर्जा हरारत था वो 165 दर्जे फ़ारेनहाइट जाहिर किया जा रहा था, जो सरकारी दर्जा हरारत से तकरीबन 30 दर्जे ज्यादा था। Algolia, 100 miles on, was reached without further mishap. बिलाखिर वो एल्गोलिया पहुंच गए, जो तकरीबन 100 मील था, यानी इस दौरान उन्हें कोई और हादसा पेश नहीं आया। किसी मजीद हादसे के बगैर वो 100 मील का फासला तय करके बिलाखिर एल्गोलिया पहुंच गए। It was a fascinating little town, a true oasis, with so much water available that they hardly knew what to do with it. इतना पानी था वहां पे कि उनको खुद भी नहीं पता था कि इतने पानी का क्या करें वो। Every day of the week, हर यानी एक हफ्ता सपोज अगर उन्होंने वहां पर कयाम किया, तो रोजाना उस हफ्ते के हर दिन that he was there, Christopher spent hours bathing in a little pool, half a kilometer spent hours. अब यहां पे होता गया, जब वो एक हफ्ता वहां पे स्टे किया तो क्रिस्टोफर को तो एक ही काम था। क्रिस्टोफर रोजाना वहां पर मौजूद एक ठंडे पानी के पूल तालाब पर चला जाता। क्रिस्टोफर स्पेंट आवर्स बेदिंग, इसको हम बाथिंग नहीं पढ़ेंगे, BATH, बाथ मतलब बात, जैसे हम बात में जाते हैं, लेकिन जब इसके एंड पर ई का इजाफा कर दिया जाएगा तो फिर हम इसको बात नहीं पढ़ेंगे, हम फिर इसको बेद पढ़ेंगे। अगर यहां पर आप थोड़ा सा फोकस करें, ये BATH है, ये बात है, ये हम इसको नाउन तस्वुर करेंगे। और अगर हम इसी के आगे BATHE बना लें इसको, तो फिर ये नाउन नहीं है, ये फिर वर्ब बन चुका है। और वर्ब की फिर फॉर्म्स बना करती हैं, जैसे हम इसके आगे ING लगा देंगे तो ये बेदिंग बन जाएगा, चूंकि इसकी फॉर्म बेद हम पढ़ते हैं, इसको बात नहीं पढ़ेंगे ई लगाने के बाद, फिर जब बेद पढ़ा जाएगा, इसी प्रोनाउंसिएशन की आगे फिर हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो इसलिए यहां पर फिर ये क्या बन जाएगा, बेदिंग बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके साथ ED लगा देंगे तो फिर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, फिर हम इसको बेद्ड पढ़ेंगे, बाथिंग नहीं पढ़ा जाता इसको। तो इसी वर्ड से हम पढ़ रहे थे पैराग्राफ, every day of the week that he was there, Christopher spent hours bathing in a little pool half a kilometer from the center of the town. तो क्रिस्टोफर अपने जिस जगह पर उन्होंने स्टे किया था उससे आधा किलोमीटर वो जाते
और वहां पर उस तालाब में क्रिस्टोफर मुसलसल कई घंटे नहाता रहता. Shaded by palm trees and fruit trees or lying on the cool grass beside the pool. और वहां पे जाके क्रिस्टोफर क्या करता, वहां पे जब वो जाता वो देखता कि वहां पर खजूर के दरख्त मौजूद हैं, वहां पर ठंडे पानी का तालाब मौजूद है, वहां पर घास उगा हुआ है. तो वो वहां पर जाने के बाद जिस पर खजूर और फलदार दरख्तों का साया था, वो तालाब में किनारे पर मौजूद उस ठंडी घास पर लेट जाता और वॉचिंग द बर्ड्स फीस्टिंग ऑन द डेट्स, परिंदों को उन खजूरों पर दावतें उड़ाते हुए देखता. With what a contrast from the desert all around it. ये कितना ज्यादा तजाद मौजूद था. What a contrast. कितना ज्यादा ये तजाद मौजूद था सहरा में. यानी कि उस एक जिस जगह पर वो रुके हुए हैं, वो ओसिस एल्गोलिया का जो मुकाम है, उसके चारों तरफ सहरा मौजूद है. और उस सहरा के चारों तरफ, उस ओसिस के चारों तरफ जो सहरा मौजूद है, वो कितना फर्क है दोनों में. तो कितना ज्यादा तजाद मौजूद है उस नखलिस्तान में और उसके इर्द गिर्द मौजूद सहरा में. तो इन पैराग्राफ्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए उनके सिनोनिम हम पॉइंट आउट कर लेते हैं. तो पहला वर्ड था ओसिस. अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़े, हम डाउन टू अपवर्ड हम देख रहे हैं जी. ओसिस मींस नखलिस्तान, फर्टाइल प्लेस, वाटरिंग होल, वाटरिंग प्लेस और ग्रीन पार्ट, ग्रीनरी जहां पर मौजूद है, लश ग्रीन एरिया कह लें आप. इनक्रेडिबल, शानदार, इम्प्लॉजिबल, इनकंसीवेबल, अनबिलीवेबल. मिसहैप, किसी किस्म का सान्या, कोई हादसा, कोई बुरा वाकया पेश आ जाना. एक्सीडेंट, डिजास्टर, ट्रेजेडी, हैजर्ड. नेक्स्ट, फैसिनेटिंग, दिलकश, मशहूर कुन, दिल को मोह लेने वाली. फैसिनेटिंग, अल्लूरिंग, कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव. नेक्स्ट वर्ड ये फीस्टिंग. फीस्टिंग होता दावत उड़ाना, दावत फीस्ट. तो फीस्टिंग, रैलिशिंग, गॉर्जिंग या एटिंग कह ले आम अल्फाज में. उसे कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मीन्स अ डिफरेंस, कॉन्ट्राडिक्शन और एंटिथेसिस. ये नेक्स्ट हम पैराग्राफ शुरू करते हैं जी. द जर्नी फ्रॉम एल्गोलिया टू एनसला was not without its excitements. तो एल्गोलिया से एनसला तक का जो सफर था वो भी अपने ही जान खेजी से, परेशानी से खाली ना था. It was made in a heavy truck carrying 10 tons of ammunition driven by a particular able and experienced driver. अब जिस ट्रक में यह सफर किया गया वो भी एक भारी भरकम ट्रक था और उसमें 10 टन एमिनेशन, असलहा, गोला बारूद मौजूद था. और इस ट्रक का जो ड्राइवर था उसकी भी वही खसूसियत थी जो ऑलरेडी हम पीछे हैंड-आउट ड्राइवर की पढ़ चुके हैं. तो पर्टिकुलरली एबल एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर. तो इस ट्रक को भी एक माहिर किस्म का ड्राइवर चला रहा था. द मैनर इन विच ही पिक्ड अप हिज वे, वो अंदाज, यानी ड्राइवर की खसूसियत बयान की जा रही है, वो अंदाज, जिस अंदाज में उस ड्राइवर ने ट्रक चलाया, वो बहुत ही एक काबिले दीद किस्म का वाकया था. अक्रॉस अपीरेंट ट्रैकलेस डेजर्ट, द मैनर इन विच ही पिक्ड अप हिज वे अक्रॉस अपीरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट वाज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट अमेजमेंट टू क्रिस्टोफर. वो क्रिस्टोफर के लिए मुसलसल एक हैरानी, एक ताज्जुब की वजह थी कि कैसे कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सड़क नहीं है, ड्राइवर के हाथ में कोई नक्शा नहीं पकड़ा हुआ, इसके बावजूद वो बिल्कुल सही रास्ते पर चलता जा रहा है. ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे क्रिस्टोफर सफर्ड वन ऑफ हिज वर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स. तो अगले दिन क्रिस्टोफर ने अपने यानी कि उस पूरे सफर का एक बदतरीन तजर्बा देखा. बिहेम्ड अब यहां पे क्लियर नहीं है वेदर इट इज द नेम ऑफ द ड्राइवर और द हेल्पर और ग्रीजर. बिहेम्ड assured him that it would be a good thing to mix a little wine with his water.
बेहेम ने क्रिस्टोफर को मशवरा दिया। मशवरा यह दिया कि अगर तुम थोड़ी सी शराब मिला लो जो पानी पीने लगे हो तो फिर तुम बिल्कुल सेट हो जाओगे, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। अब यहां पे अक्सर आप लोग भी हैं घरों में, अगर चाय थोड़ी सी तेज बन जाए, थोड़ी सी स्याह हो जाए, पत्ती तेज हो जाए, तो टिपिकली एक सेंटेंस बोला जाता है कि यार ड्राइवरों वाली चाय पेश कर दी है। इट मीन्स कि जो ड्राइवर होते चूंकि उनके लिए जागना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता है, अदरवाइज तो एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट होंगे। तो इस वजह से ड्राइवरों की हर चीज ही निराली हुआ करती है। तो इसलिए जो बिहेम ड्राइवर था, इट वॉज बेटर फॉर हिम कि वो शराब मिला ले पानी में और पी ले। उसे तो शायद कुछ ना, क्योंकि वो आदी था, हैबिचुअल था इस चीज का, उसकी बॉडी इम्यून हो चुकी थी उस चीज पर। लेकिन इट वॉज अ डेंजरस थिंग फॉर क्रिस्टोफर, क्योंकि क्रिस्टोफर ने इस तरह का कोई पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो बिहेम ने उसे यकीन दिलाया कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर थोड़ी सी शराब पानी के अंदर मिक्स कर लो तुम। क्रिस्टोफर वॉज डाउटफुल, क्रिस्टोफर को उस पर थोड़ा सा शक था, शुबा था। तो फिर क्या किया उसने, बट ही रिस्क इट, लेकिन उसने रिस्क ले ही लिया। क्रिस्टोफर को इस बात पर शुबा था लेकिन उसने खतरा मोल ले लिया। द रिजल्ट वॉज डिजास्ट्रस, नतीजा तबाहकुन निकला। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि लाजमी नहीं है कि अगर ड्राइवर को वो चीज सूट करती है जो वो आदी है शराब और पानी मिक्स करके पीने का, क्रिस्टोफर भी आदी हो जाए, क्रिस्टोफर को भी कुछ ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं था। चूंकि वो पहले ही डाउटफुल था, डाउटफुल इज एन एडजेक्टिव। ऐसे तमाम अल्फाज जिनके एंड पर फुल आ जाए या एबल आ जाए वो एडजेक्टिव हुआ करते हैं। तो नतीजा तबाहकुन था। तो क्या हुआ उस वक्त, ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, दिन की हिद्दत के दौरान, हीट हरारत, हिद्दत के दौरान, दे वर लाइंग इन द शेड, शेड मतलब छाऊं। अब यहां लिखा लाइंग इन द शेड, ये प्रपोजिशन के तौर पर सेकंड ईयर में भी ये बोर्ड में पूछा जा चुका सेंटेंस, और एमडी कैट में भी ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि लाइंग इन द शेड या लाइंग अंडर द शेड। अंडर तो कहते जैसे ये फिजिकली ये टैब है, इस वक्त मेरा हाथ उस टैब के नीचे, तो ये अंडर है इस वक्त। लेकिन जो छाऊं होती है, क्योंकि इस टैब को तो उठा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, तो लेकिन ये जो वर्ल्ड इन है ना, इन द शेड, हम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम छाऊं को उठाएं और छाऊं के नीचे लेट जाएं, कि दरख्त की छाऊं में लेट जाएं। तो वो उर्दू वाला में ये नहीं है कि छाऊं उठा के नीचे लेट जाएं। तो वो ये इन द शेड का मतलब ये होगा छाऊं में लेट जाना, अंडर द नहीं आएगा उसके लिए। अंडर द ट्री हो सकता है, अलबत्ता अंडर द ट्रक हो सकता है, लेकिन अंडर द शेड नहीं हो सकता। तो लाइंग इन द शेड ऑफ द ट्रक, वो ट्रक की छाऊं में लेटे हुए थे। द टू अरेबियंस एस्लीप, तो ये जो यहां पर लिखा गया, वो दोनों जो अरेबियंस थे, वो दोनों बद्दू लोग कह लें, वो दोनों लेटे हुए थे। वेटिंग, wanting something from the driver's cabin, he got up to get it. ये जाग रहा था, क्रिस्टोफर सोया नहीं था, जाग रहा था। अब इसका दिल किया कि मैं उठूं और जो ट्रक का केबन है उसमें से कोई चीज मैं निकाल लूं। तो वो ड्राइवर के केबन में से कोई चीज निकालने के लिए उठा। As he was climbing up, underline this word. As he was climbing up, he was suddenly overcome by a strange sickness. जैसे ही वो उठा, एक अजीब सी बीमारी ने उसको घेर लिया, उसके दिमाग पर हावी हो गई। जैसे वो ट्रक के ड्राइवर का जो केबन था उसमें गया, तो एक अजीब सी किस्म की बीमारी ने उस पर काबू पा लिया। His head started to pound. उसका दिमाग जोर जोर से धमकने लगा। पाउंडिंग वर्ड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नॉर्मल लेसन में। उसने हाथ में वो डिब्बा पकड़ा हुआ था और डिब्बे को सिंक एज पे जोर जोर से मारी, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर। तो यहां पे वो कॉन्सेप्ट पाउंडिंग का मतलब क्या है कि वो उसका सर जोर जो धमकने लगा, वाइब्रेट करने लगा जैसे। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग वायलेंटली, और उसने महसूस किया कि उसका जिस्म जोर जोर से शिवरिंग कर रहा है, कपकपा रहा है। वो
shivering violently. He knew he was going to collapse. वो जान गया कि वो गिरने वाला है, कोलैप्स करने वाला है, बेहोश होने वाला है. वो जान गया कि वो बेहोश होने वाला है. So he made a desperate effort to avoid the blazing sand. बस उसने क्या किया, अपने आप को उस ब्लेजिंग होता है कि तेज शोलों वाली, तो यहां पे तपती हुई, दहकती हुई, बस उसने अपने आप को उस दहकती हुई रेस से बचाने की एक नाकाम कोशिश की, एक मायूस कुन कोशिश की. इस फॉल यानी कि वो बजाय इसके ड्राइवर के केबिन में पहुंच जाता, एकदम वो ऐसे से चक्कर आए, घूमा फिरा और धड़ाम से नीचे गिर गया वो. ठीक है. और जैसी वो रेत पर गिरा, उसके गिरने की ऑब्वियसली आवाज आई ना, तो उसके गिरने की आवाज ने उन दोनों को, ड्राइवर और ग्रेजर को, बेदार कर दिया. हिज फॉल एज ए ब्लैक्ड आउट, जैसे ब्लैक्ड आउट, बेहोश हो गया, आउट ऑफ सेंसेस. जैसी वो बेहोश हुआ, बेहोश होकर फॉल गिरा, उसके गिरने ने, हिज पोजेसिव केस है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट आफ्टर पोजेसिव केस वी यूज अ नाउन. तो फॉल क्या हुआ, नाउन. हिज फॉल एज ए ब्लैक्ड आउट फॉर्चुनेटली woke the other two. फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मत था कि वो गिरा, गिरने की आवाज आई और उस आवाज सुन के दोनों जाग गए. अगर खुदा ना खास्ता ये वहीं गिरा रहता इतनी शदीद गर्म रेत पर और तपती धूप में, तो फिर तो अल्लाह को प्यारा हो जाता. तो ये खुशकिस्मत था कि इसके गिरने की आवाज ने उन दोनों को जगा दिया. फॉर्चुनेटली woke the other two and they dragged him completely into the shade. और उन दोनों ने उठते साथ ही इसको गिरे देखा और फौरन इसको घसीट लिया और ट्रक की छांव में ले गए. अब इस पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. डिजास्ट्रस, तबाहकुन, जानलेवा. रुइनस, क्लैमिटस, कैटास्ट्रॉफिक. नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक्ड आउट, बेहोश हो जाना. collapsed, fainted, be unconscious, passed out. Ammunition, गोला बारूद, असलहा. Weapons, gunpowder, ARMS, arms. It means असलहा. ये बाजू का प्लूरल नहीं है, असलहा. Amazement, amazement, हैरानी होना, ताज्जुब होना. Surprise, amazement, surprise, admiration, marvel. नेक्स्ट वर्ड है सफर्ड, किसी चीज की शिद्दत का सामना करना, बर्दाश्त करना. सफर्ड, वेंट थ्रू, एंड्योर्ड. नेक्स्ट वर्ड है जी एश्योर्ड, कन्विंस्ड, सेटिस्फाइड, अफर्म्ड. नेक्स्ट वर्ड डाउटफुल, इसके सिनोनिम्स हैं स्केप्टिकल, किसी चीज पर शक शुबा होना, स्केप्टिकल, अनक्लियर, कंफ्यूज्ड, डोबियस. नेक्स्ट वर्ड है रिस्क्ड, रिस्क लेना, खतरे में पड़ना. चांस्ड, डेयर्ड, वेंचर्ड. नेक्स्ट वर्ड डिजास्ट्रस, तबाहकुन, डेट्रीमेंटल, कैटास्ट्रॉफिक, डिवास्टेटिंग. ये 2 दफा ये वर्ड आया, दोनों दफा हमने इसके डिफरेंट मीनिंग से इसको डिस्कस किया है. नेक्स्ट वर्ड है ओवरकम, ओवरकम हावी हो जाना. ओवरपावर्ड, डोमिनेटेड, ओवरवेल्म्ड. नेक्स्ट वर्ड पाउंड, जैसे हम पढ़ते जोर जोर का सर जो है वो धमकना शुरू हो गया, पाउंड. पाल्पिटेट, पल्सेट, हर्ट. नेक्स्ट की वर्ड है कोलैप्स. कोलैप्स क्या होता है, गिर गया वो. कोलैप्स, बी अनकॉन्शियस. यहां पे कोलैप्स का मतलब होता है कि ही कोलैप्स्ड, बेहोश हो गया. बी अनकॉन्शियस, ब्लैकआउट, पास आउट. नेक्स्ट कीवर्ड ब्लेजिंग, इसके सिनोनिम्स बर्निंग, स्कॉर्चिंग, स्मोल्डरिंग. नेक्स्ट कीवर्ड है जी ड्रैग्ड, घसीट लिया उसको, खींच लिया. पुल्ड, टग्ड, टो, TOWED, टोड. चले जी नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए. फॉर एन आवर ही कुड नॉट स्पीक. अब ड्राइवर ग्रीजे उसको छाऊ में खींच लिया था. 1 घंटे तक तो वो मदहोश होकर पड़ा रहा. 1 घंटे तक वो बोल ही ना सका. His 2 companions
took off their turbans and jumped. His two companions took off their turbans and poured water on them. उसके दोनों साथियों ने, उसके साथी कौन कौन थे? वो ग्रीजर और ड्राइवर, उन्होंने अपनी जो पगड़ियां थी सर पर पहनते गर्मी से बचाने के लिए वो उतारी, उन पर पानी डाला. poured water on them, using them to rub his body gently in order to keep his temperature down. और उसके जरिए उसने क्या किया, उन दोनों ड्राइवर और ग्रीजर ने अपनी पगड़ियां उतारी, पगड़ियों पर पानी डाला और आहिस्ता आहिस्ता से क्रिस्टोफर के जिस्म को रगड़ने लगे, रब करने लगे. और उसका मकसद क्या था रब करने का? इन ऑर्डर टू कीप हिज टेम्परेचर डाउन, ताकि उसके जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाए. व्हेन ही रिकवर्ड हिज सेंसेस, जब वो होश में आया, दे गेव हिम एज मच वाटर एज ही कुड ड्रिंक, तो उन्होंने उसको इतना पानी दिया जितना वो पी सकता था. द क्वालिटी of the water is not the only respect in which Ensala differs from Algolia. अब इससे पहले हम जो टाउन पढ़ चुके हैं वो एल्गोलिया था, जो एक ट्रू ऑसिस था, और यहां पे जिसका जिक्र अब किया जा रहा है वो एनसाला है. तो इन दोनों में कंपैरिजन पर एक सवाल भी पूछा जा चुका, बोर्ड में सवाल आ चुका हुआ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ एल्गोलिया एंड एनसाला. तो उसका कंपैरिजन इस पैराग्राफ में मौजूद है, हम अब वो भी पढ़ेंगे साथ. द क्वालिटी ऑफ वाटर इज नॉट द ओनली रेस्पेक्ट इन विच एनसाला डिफर्स फ्रॉम एल्गोलिया. सिर्फ पानी का जायका या पानी का मयार वाहिद चीज नहीं थी जो एल्गोलिया और एनसाला में मुख्तलिफ थी. द लेटर टाउन विद इट्स शेड स्विमिंग पूल्स एंड इट्स लग्जोरियंट ट्रीज and plants had triumphed over the barrenness of the desert. बादु जिक्र जो इलाका है उसके शेडी स्विमिंग पूल्स के सायादार स्विमिंग पूल है वहां पर. बाद में जिक्र किसका आया था? पिछले सेंटेंस में देखें एल्गोलिया था और एनसाला था. तो एल्गोलिया का जिक्र बाद में आया. तो एल्गोलिया में हमने पढ़ा कि वहां पर शेडी स्विमिंग पूल मौजूद है, फलदार दरख्त मौजूद है, पानी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है. तो बादु जिक्र इलाके ने अपने सायादार पानी के तालाबों एंड इट्स लग्जोरियंट ट्रीज एंड प्लांट्स और उसके घने दरख्तों और पौधों की मदद से हैज ट्रायम्फ्ड ओवर द बैरनेस ऑफ द डेजर्ट, सहरा के उस बंजरपन पर हावी हो चुका था. एनसाला इज फाइटिंग अ डेस्परेट बैटल फॉर सर्वाइवल एंड परहैप्स लूजिंग द कॉन्टेस्ट. एनसाला अपनी बका की जंग लड़ रहा था, बल्कि वो ये जंग हार रहा था. The sand is constantly encroaching on the town. रेत मुसलसल उस इलाके पर हावी होती जा रही थी. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएं जी. Parts of the town are being swallowed. अब ये जिस इलाके की बात हो रही वो एनसाला की बात हो रही है. तो parts of the town are being swallowed by the desert. सहरा ने उस इलाके के ज्यादातर हिस्सों को swallowed निगल लिया था. It is a frightening thing to see. और देखने के एतबार से बहुत ही यह खौफनाक बात थी. Man has tried by every means to hold it back. और इंसानों ने पूरी कोशिश कर ली थी. पूरी कोशिश किस काम के लिए कर ली थी? कि सहरा को उस इलाके पर एनसाला पर हावी होने से रोक सकें. इंसानों ने पूरी कोशिश कर ली थी कि वो उस सहरा को ऊपर चढ़ने से, आगे बढ़ने से रोक सकें. बट इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद द डेजर्ट कीप्स टाइटनिंग इट्स अ ट्रायंगल होल्ड. लेकिन इसने पूरी कोशिशों के बावजूद सहरा ने अपना जो शिकंजा था और ज्यादा मजबूत करता जा रहा था. पाम ट्रीज दैट वंस लिफ्टेड देयर ब्रांचेस हाई अबव द ड्यून्स are now like bushes and some of them are completely covered. और उनमें से कुछ अब मुकम्मल तौर पर रेत में ढके हुए थे. I bent down. वैसे खजूर बहुत ऊंची हुआ करती है, उस पर इतनी यूं सर ऊपर करके देखना पड़ता है और इतनी ऊंची होती कि वहां से हम आराम से हाथ ऊपर करके खजूरें तोड़ नहीं सकते. लेकिन यहां कंडीशन बिल्कुल उलट हो चुकी हुई है. वो क्या कहता है? I bent down and picked dates off, O double F off, of some of them. मैं झुका
क्योंकि पूरे का पूरा दरख्त रेत में फंसा हुआ है, इतनी ज्यादा रेत उस पर हावी हो चुकी हुई है। मैं झुका और झुक के कुछ खजूरें तोड़ी। मैनी पीपल हैव हैड टू लीव देयर होम्स, बहुत से लोग अपने घर छोड़ चुके थे। यहां पे हैव के बाद हैड लगाया गया। हैव ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। बहुत से लोग अपने घर छोड़ गए थे। स्टॉर्म फैंसीज डू लिटिल इफ एनी गुड। अब यहां पे फिर अकेला लिटिल इस्तेमाल किया, इट मींस ऑलमोस्ट इक्वल टू नन। तूफान रोकने वाली फैंसीज बाड़े अगर कुछ करती वो बहुत ही कम मदद देती। अ ट्रक वॉज लिविंग शॉर्टली, अ बिग डर्टी क्लमसी लुकिंग ऑयल ट्रक। कुछ ही देर में एक ट्रक अब छोड़ के यानी कि इस इलाके से अगले इलाके की तरफ जा रहा था। अब बिग बड़ा, डर्टी गंदा, क्लमसी लुकिंग एक बदनुमा किस्म का ऑयल ट्रक तेल बरदार। एक ट्रक जल्दी जाने वाला था, एक बड़ा गंदा भद्दा तेल बरदार ट्रक। दिस टाइम द ड्राइवर एंड ग्रीजर सीम्ड रिलक्टेंट टू टेक हिम। इस दफा वो ड्राइवर और ग्रीजर उसे अपने साथ ले जाने में हिचकिचाहट महसूस करते दिखाई देते थे। Although they finally agreed, अगरचे बिल आखिर वो मान गए, they did their best to go without him, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो इसके बगैर ही किसी तरह से चले जाएं, यानी उन्होंने इसे चकमा दे के निकलने की भी कोशिश की। It turned out they believed to be a Frenchman and they disliked the French. When they found that he was American, और जब उन दोनों को ड्राइवर और ग्रीजर को पता चला कि क्रिस्टोफर फ्रेंच नहीं है बल्कि अमेरिकन है, जब उन्हें पता चला कि वो अमेरिकन है, दे बिकेम फ्रेंडली एट वंस। वो फौरी तौर पर उसके साथ दोस्ताना रवैया रखने लगे, यानी उसके दोस्त बन गए। इट वॉज अनबियरेबल स्टिफलिंग इन द ड्राइवर्स केबन। ड्राइवर के केबन में नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की घुटन थी। क्रिस्टोफर वॉज कंप्लीटली ओवरकम एट वन पॉइंट। एक वक्त तो ऐसा आया कि क्रिस्टोफर मुकम्मल तौर पर उस घुटन का शिकार हो गया। एंड व्हेन अ मिड डे स्टॉप वाज मेड, और जब दिन के दौरान एक जगह पर ट्रक को रोका गया, एट अ लिटिल मड बिल्डिंग, एक छोटी सी कच्ची जो बुर्जी बनी थी, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मड बिल्डिंग मट्टी का बना हुआ छोटा सा घर। तो जब दिन के दौरान ट्रक को एक मड बिल्डिंग के पास, कच्चे घर के पास, चौकी के पास आउटपोस्ट रोका गया, ही स्टैगर्ड इनसाइड, वो डगमगाता हुआ डोलता हुआ उसमें दाखिल हुआ। टू द एस्टॉनिशमेंट ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर क्वार्टर्ड देयर, और वहां पर उस बुर्जी में मौजूद, उस चौकी पर मौजूद जो फ्रांसीसी ऑफिसर था, उस फ्रांसीसी अफसर की एस्टॉनिशमेंट, हैरानी की इंतहा ना रही। एंड लेड डाउन ऑन द फ्लोर टू बी इल, और वो यूं जाकर क्रिस्टोफर फर्श पर लेट गया जैसे शदीद बीमार हो। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, he had recovered by the evening, शाम तक वो सेहतयाब हो गया, and was able to continue the truck journey, और वो शाम को इस काबिल हुआ कि ट्रक का सफर जारी रख सके। तो अब तक के जो हमने पैराग्राफ्स पढ़े उसके सिनोनिम्स को हम देख लेते हैं। swallowed means gulped, eaten, consumed. next word tightening, सिनोनिम्स हैं इसके gripping, closing, securing. नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैंगल होल्ड, ग्रिप मजबूती से जो कर लेना, तो टाइट ग्रिप, क्लास्प, ग्रास्प, क्लच। नेक्स्ट वर्ड है क्लमसी, गंदा, बदनुमा, भद्दा दिखाई देने वाला, अगली, ऑकवर्ड, टेस्टलेस। टर्न्ड आउट, पता चला, प्रूव्ड, एफर्म्ड, क्लियर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टिफलिंग, घुटन होना, सफोकेटिंग, एयरलेस, क्लोज, sweltering. Next word is swallowed, means gulped, get down, take in. Next word is reluctant, हिचकिचाहट महसूस करना, hesitant, disinclined, reticent. Next word is staggered, डगमगाते हुए जाना, faltered, tottered, wobbled. Next word is quartered, रुकना, stationed, कयाम करना, appointed.